सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक का वर्ग करके, घटक तत्वों की परमाणु त्रिज्या को गुणा करके, उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणु आयतनों को जोड़कर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई? अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर। मान लो मेरे भाई कि जल का एक अणु है। अब जल का एक अणु मेरे भाई क्या होता है सर? आप बोलेंगे H2O है, H2O। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। और H का मेरे भाई देखो सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर, तो H का मेरे भाई परमाणु द्रव्यमान लगभग तुम्हारा 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर तुम्हारा O है। अब ऑक्सीजन तो एक ही है, और ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे भाई? आपका 16 होता है। तो सर 2 एकम 2 हो गया, 16 एकम 16 हो गया। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अणु के परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। अगला है मेरे भाई, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ये सवाल मेरे भाई बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और आप लोगों के लिए इस सवाल को लेकर आया गया है। तो बताइए मेरे भाई, आपसे बोला है कि लवण जल से आपको क्या प्राप्त करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना है। तो बताइए मेरे भाई इस प्रक्रिया का उपयोग क्या कहलाता है? तो किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो आप बताएंगे सर इसको बोलते हैं लवण जल का विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लवण जल का विद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे कि भाई देखो, मैं लवण की बात करता हूं तो लवण ले लेता हूं मेरे भाई आपका NaCl, एक लवण है। मैं बात करता हूं जल की, तो जल ले लेता हूं मैं H2O। तो यहां पर मेरे भाई देखो क्या बनेगा, यहां पर तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH तुम्हारा यहां पर बन जाए। भाई Na यहां पर भी है तो Na यहां पर भी हो गया। OH तो एक O यहाँ पर H2 है ना, तो एक H तो ले लिया, एक H को बाहर निकाल दो और मेरे भाई यहाँ पर क्या बचा है? Cl, तो HCl तुम्हारा बन जाएगा। तो बन गया मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बन गया NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेरे भाई लवण जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, लवण जल का विद्युत अपघटन बोलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट PDF आपको केवल और केवल 100 रुपये में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेगा, जिससे मेरे भाई आप लोग क्या कर सकते हो? कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। मेरे भाई अब आपके पास में उतना टाइम नहीं बचा कि आप पूरी की पूरी किताबें पढ़ लो। अब आपके पास में उतना भी टाइम नहीं बचा कि तुम YouTube के सारे वीडियो देख सकते हो। तो मेरे भाई PDF से आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और भाई मात्र 100 रुपये का PDF है। अगर 100 रुपये के PDF से तुम्हारी एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर हूबहू मैच हो गए तो मेरे भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आपसे बोला है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में कौन सा कथन आप लोगों का मेरे भाई सही नहीं है। तो मेरे भाई यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है क्या? यह मुख्य अक्ष के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है क्या? मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है क्या? गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है क्या? तो आप बोलेंगे मेरे भाई सर इस सवाल का राइट आंसर होगा क्या? तो भाई देखो एक एक लाइन को देख लो। यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल सर ये बात तो सही है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है। सर ये बात भी सही है। तीसरा बोला मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो मेरे भाई दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर नहीं गुजरती। ठीक है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा क्या है गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये वक्रता केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है मेरे भाई? आपके फोकस से गुजरती है। किससे मेरे भाई? आपके फोकस से गुजरती है। तो वक्रता केंद्र से नहीं गुजरती, कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो ये तीसरा गलत है। बोला गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर बोले गोलीय दर्पण का जो फोकस है ना वो मुख्य अक्ष पर नहीं होता। अरे सर नहीं होता, क्यों नहीं होता? मुख्य अक्ष पर ही होता है। तो आपसे बोले सत्य नहीं है, तो तीसरा और चौथा सत्य नहीं है। बाकी के दो सही है, दो गलत हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? मेरे भाई आप भी अगर कभी बीमार हुए होंगे तो डॉक्टर ने आपके ठीक है छाती के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, ठीक है, एक मतलब वो छोटा सा होता है ना, वो ईयरफोन के जैसा होता है, वो जिसको डॉक्टर तो कान में लगाए रखता है, और एक गोल गोल सा होता है उसको तुम्हारी छाती के ऊपर रखता है। ठीक है, ईयरफोन के जैसा होता है अगर आपने कभी देखा हो तो इसमें आपसे बोला है कि धड़कन की जो आवाज़ है ना छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है मेरे भाई? बिना परावर्तन के प्रत्यक्ष संचरण के द्वारा, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के द्वारा, विद्युत संकेतों में परावर्तित करके, या ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। तो आप बोलेंगे मेरे भाई ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके के गोल गोल सा होता है, फिर आगे जाके एक नली होती है, और यहाँ पर इस तरीके के मेरे भाई दो होते हैं जिनको डॉक्टर जो है कान में पोल लेता है। ठीक है, कान में डाल लेता है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो चीज़ है इसको जब छाती पे लगाते हैं तो यहाँ से जो आपकी आवाज़ है वो मेरे भाई इस नली में मेरे भाई ठीक है बार बार परावर्तित होते टकराती हुई जाती है, तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? अब अगर किसी बच्चे को मेरे भाई विभवांतर का फॉर्मूला आता होगा तो वो बच्चा तो मेरे भाई इस सवाल को तुरंत जो है कुछ ही पलों में करके पटक देगा। क्या विभवांतर किया गया कार्य गुणा में स्थितिज ऊर्जा होती है? विभवांतर आवेश गुणा किया गया कार्य होता है? विभवांतर किया गया कार्य भाग में आवेश होता है? विभवांतर आवेश भाग में किया गया कार्य होता है? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर V का सूत्र तो होता है W/Q। अब W क्या है मेरे भाई? कार्य है, और कार्य में हम किसका भाग दे रहे हैं? Q यानी कि कूलाम यानी कि आवेश का भाग दे रहे हैं, तो कार्य में आवेश का भाग दे दो। तो सर किया गया कार्य भाग में आवेश, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? ठीक है मेरे भाई, अब न्यूटन का संबंध तो अगर भार से है तो आपसे पूछा है कि किसका संबंध आपके दाब से होगा। तो फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सर दाब का संबंध किससे होता है? आपके पास्कल से होता है। अरे दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल ही होती है। राइट आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को गर्म करके धातु से अपचयित किया जा सकता है? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को गर्म करके धातु से अपचयित किया जा सकता है? आयरन थर्ड ऑक्साइड को,
मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, मैग्नीज ऑक्साइड को, या फिर आपका जिंक ऑक्साइड को? तो फटाफट से बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बात करेंगे मेरे भाई मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका HgO होता है। क्या होता है मेरे भाई? HgO इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर मेरे भाई? तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड से गर्म करके धातु से अपचयित किया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो धातु से अपचयित किया जा सकता है मेरे भाई किसको? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक प्रोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायित्व है? तो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन जिस बच्चे ने मेरी कल की क्लास ली होगी उसको मेरे भाई पता होगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा विभज्योतक प्रोह और मूलों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई उसको तो शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं। शीर्षस्थ का मतलब होता है जो सबसे शीर्ष पे होता है। ठीक है, जो सबसे किस पर होता है मेरे भाई? शीर्ष पर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे भाई मान लो कि कोई भी तुम्हारा पेड़ है, उसका शीर्ष बढ़ेगा तभी तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है भाई मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी है। ठीक है भाई, पेड़ को छोड़ो, मान लो ये आदमी है, तो जब इसका ऊपर से ये आदमी बढ़ेगा, ऊपर के पैर, ठीक है, ऊपर का जो सिर है वो ऊपर जाएगा, नीचे के पैर भी नीचे की तरफ लंबे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तभी तो वो आदमी की लंबाई बढ़ेगी। भाई मान लो कि आदमी तो है छोटा सा और उसका हाथ हो गया इतना लंबा, क्या अब तुम बोल सकते हो कि ये लंबा आदमी है? अब क्या तुम बोल सकते हो लंबा आदमी है? तो मेरे भाई लंबाई कैसे बढ़ती है? शीर्ष से बढ़ती है। या तो पैर नीचे से लंबे होने चाहिए मेरे भाई, पैरों को खींच के लंबे कर दो, या मेरे भाई ऊपर से इसको बढ़ा दो, उसकी धीरे धीरे लंबाई बढ़ती जाएगी। तो शीर्षस्थ विभज्योतक ये लंबाई कहाँ से बढ़ती है मेरे भाई? शीर्ष से बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो गर्भ का गर्भपात करवाना, क्या ये गर्भ निरोधक है? कंडोम का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना है। गर्भाशय में कॉपर टी डालना है। ठीक है, ये कॉपर टी है मेरे भाई। ठीक है, कॉपर टी डालना है। अंडाशय से अंडों को निकलने के रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन करना है। तो मेरे भाई गर्भ निरोधक विधि कौन सी नहीं है? तो सर गर्भ का गर्भपात करवाना। अरे गर्भ का, जब गर्भ में बच्चा चला ही गया, गर्भ में बच्चा है, तो फिर गर्भ निरोधक कहाँ से हुआ? गर्भ निरोधक का तो मतलब ये है कि गर्भ में बच्चा जाना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक है, गर्भ में बच्चा जाना ही नहीं चाहिए। अब तुम गर्भ में बच्चा है और उसका गर्भपात करवा रहे, तो गर्भ निरोधक कहाँ? गर्भ निरोधक का मतलब होता है गर्भ में बच्चा जाना ही नहीं चाहिए, शुक्राणु पहुंचना ही नहीं चाहिए उसके पास में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल आपके सामने है, कोशिका के आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोशिका के आकार के संबंध में कौन सा कथन आप लोगों का सही है? कोशिका का आकार केंद्रकों की संख्या पर निर्भर करता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। सभी जीवों में सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती है। तो आपसे बोला है कोशिका आकार के संबंध में कौन सा कथन तुम्हारा सही है? तो आपसे बोला है भाई, देखो जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि डी ऑप्शन यहाँ पर बोला, क्या बोला है कि सभी जीवों में सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती है। क्या सभी जीवों की कोशिका एक ही आकार की होती है? कि तुम्हारी कोशिका, तुम्हारी भैंस की कोशिका, तुम्हारी गाय की कोशिका, क्या सबकी कोशिका एक जैसी है क्या? तो सर ये बात तो बिल्कुल गलत है यार भाई, ये तो गलत हो गया। फिर जैसे पहला ऑप्शन बोलूँ, कोशिका का आकार केंद्रक की संख्या पर निर्भर करता है क्या? तो मेरे भाई कोशिका का आकार जो है केंद्रक की संख्या पर भी निर्भर नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर आपसे बोला बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा है तो उसका कोशिका का आकार बड़ा होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बोला बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कि कोशिका, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है तो उसकी कोशिका बड़ी होगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ये गलत है। कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता। कोशिका का जो आकार है वो उसके कार्य से संबंधित होता है। ठीक है भाई, तो उसके आकार से संबंधित नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर खालिस्तान दाब डालता है। बताइए मेरे भाई, एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर खाली स्थान पर दाब डालता है,
केवल किनारों पर दाब डालेगा, केवल नीचे की ओर दाब डालेगा, पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालेगा, केवल ऊपर की ओर। तो मेरे भाई जो तरल पदार्थ होता है ना, तरल पदार्थ, वो मेरे भाई चारों दिशाओं में, ठीक है मेरे भाई, समान रूप से दाब को डालता है, ठीक है भाई। तो पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है, ठीक है, तरल की ये खासियत है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए मेरे भाई। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे, त्वरण कहेंगे, चाल कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो मेरे भाई सबसे छोटी दूरी को कहेंगे आपका विस्थापन। मान लो कि एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा, ठीक है भाई, प्रारंभ देखा, मान लो ये प्रारंभ में यहाँ पर है, अंतिम मेरे भाई यहाँ पर पहुँचे, तो इसके बीच की जो थोड़ी सी दूरी है ना, इसको बोलते हैं विस्थापित होना। यानी ये जो वस्तु है यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गई, तो सबसे छोटी जो दूरी है उसको मेरे भाई क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। मधुमक्खी के सामान्य नाम और उसके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर कुछ मधुमक्खी तुमको दी हुई है और उनका मेरे भाई वैज्ञानिक नाम तुमको बताना है। बताइए भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैं तुमसे बोलूं कि सेल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, लिटिल मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इटालियन मधुमक्खी का नाम क्या है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इतनी सारी मधुमक्खियों का नाम हमें थोड़ी याद होता है। तो मेरे भाई नहीं होगा, ये बात एग्जामिनर भी जानता है, ठीक है। जो एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है वो भी जानता है इस बात को, तो इसलिए उसने देखो पहला जो है मेरे भाई सबका अलग अलग है, ठीक है भाई, ए फिर बी फिर डी और फिर सी, यानी पहला जो अक्षर है वो सबका अलग अलग है। तो सबका याद नहीं रख सकते, कम से कम भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम तो हमको याद होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगर हम लोग सबका याद नहीं रख सकते तो मेरे भाई भारतीय मधुमक्खी का नाम तो हमको याद होना चाहिए। तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? एपिस सेरेना इंडिका। अरे इंडिका मतलब इंडिया, इंडिका मतलब इंडिया हमारा आ चुका है। तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी। तो पहला मिलेगा किससे? पहला मिलेगा बी से, और पहला बी तो इसी ऑप्शन में मिल रहा है। तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। अगर तुमको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो याद हमको होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब सबका याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय मधुमक्खी का तो हमको पता है कि एपिस सेरेना इंडिका होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। पुष्पीय पौधों के कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। ये अपने मूल से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में बाद में फूल और फल दे सकते हैं। ये बीज द्वारा उत्पन्न पौधे की तुलना में पूरी तरीके से नए गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का लाभ बताइए मेरे भाई। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब ये है कि ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। पुष्पीय पौधों का अगर तुम कायिक प्रवर्धन कर दोगे ना तो बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल दे सकते हैं और पहले फल भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा भाई बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं मेरे भाई जिनका जब हम पेड़ उगाते हैं तो वो क्या करते हैं मेरे भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं मेरे भाई, मतलब मान लो कि कोई चीज़ बरसात में पैदा होगी तो बरसात से पहले ही तुमको वो सारी चीज़ें दे देंगे भाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको दे देंगे। यहाँ पर कुछ पेड़ों से ऐसे होते हैं मेरे भाई जिसमें 2 महीने में फूल आता है, जबकि सेम फूल का पौधा ऐसा भी होता है जिसमें 1 महीने में भी फूल आ जाते हैं। तो ये पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का लाभ है, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लोहे को संक्षारण से रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग करते हैं? तो मेरे भाई लोहे को अगर नुकसान होने से बचाना है, जंग से बचाना है, तो उस पर मेरे भाई पेंट करना जरूरी होता है, तो सबको पता है। तो धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना। अगला सवाल है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेंडल के प्रयोग में जब उन्हें एक लंबे और एक बोने मटर के पौधे का संकरण किया तो F1 पीढ़ी में उन्हें क्या देखा? तो मेरे भाई आपसे बोला है कि मेंडल ने जब प्रयोग किया तो लंबे पौधे यानी कि टीटी, और मेरे भाई इसका संकरण करवा दिया किसके साथ में? बोने मटर यानी कि छोटे टीटी के साथ में, ठीक है। लंबे मटर का संकरण करवा दिया छोटे मटर के साथ में। तो F1 पीढ़ी में तुमको क्या देखने को मिला? F1 पीढ़ी में देखने को मिलेगा कि मेरे भाई सारे के सारे जो पौधे हैं वो हमको क्या देखने को मिलेंगे? लंबे देखने को मिलेंगे। सारे के सारे जो पौधे हैं वो क्या देखने को मिलेंगे मेरे भाई? लंबे देखने को मिलेंगे। अगला सवाल तुम्हारे सामने है,
कोलाइडी कण खाली स्थान द्वारा पृथक होते हैं। तो जो भी मेरे भाई आपके कोलाइडी कण है उनको तुम किसके द्वारा मेरे भाई पृथक करते हो? तो आप बोलेंगे अपकेंद्रण के द्वारा। ठीक है भाई, कोलाइडी कणों को अलग करना मेरे भाई अपकेंद्रण कहलाता है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो ये मेरे भाई आपको होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इस सवाल का आंसर मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और उससे पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है भाई, घर से करके लाना है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब, तो किसी बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? तो मेरे भाई धनात्मक कब होगा? जब पिंड का विस्थापन शून्य होगा। बल पिंड की गति का विरोध करेगा। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो मेरे भाई किसी बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? तो धनात्मक होगा जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी बल भी इधर को काम करे और विस्थापन भी इधर को ही हो। ठीक है मेरे भाई, तो तब मेरे भाई कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। क्लियर मेरे भाई? अरे पॉजिटिव तभी तो होगा भाई जब तुम पॉजिटिविटी की ओर जाओगे। मान लो ये वस्तु है, इसको धक्का भी इधर को दे रहे हो और ये वस्तु भी इधर को ही जा रही है, तो धनात्मक है मेरे भाई। ठीक है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी किरणों से परिरक्षित करता है? तो मेरे भाई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचा रहा है? आप बोलेंगे कि सर हमें तो ओजोन बचा रही है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता।